वेलकम स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा? टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 आइडियल सॉल्यूशन, नंबर 2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने बेटा। फिर एजोट्रोप्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ एजोट्रोप्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट 1। क्योंकि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, तो लंबा टॉपिक है बेटा, इसलिए इसको पार्ट 1 नाम दिया गया है। तो बच्चों आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी गई है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करो, एक एग्जांपल दो बेटा। These are properties of solution which depend on number of mole of solute but do not depend on their nature are called colligative properties। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती हैं बेटा, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बोलो या क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बोलो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, उसकी नेचर पे, उसकी कंपोजिशन पे, उसकी आइडेंटिटी पे, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन आ जाए अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दूसरा आ जाए क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, तीसरा आ जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, फोर्थ आ जाए ऑल, तो ऑल पे निशान लगाएंगे। एक ऑप्शन आ जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, एक आ जाए नेचर ऑफ सोल्यूट, तीसरा ऑप्शन बोथ आ जाए, चौथा नन आ जाए, तो फर्स्ट इज राइट चॉइस। तो इस तरह ध्यान रखना। दीज आर फॉरेन नंबर्स, ये संख्या में 4 होती है बेटा। तो पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे थोड़ी बहुत तो हम पहले पढ़ चुके हैं बेटे थर्ड लेक्चर में, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेटा। नेम है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा, ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट कैसा है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा, ध्यान रखना बेटा। क्योंकि जो जिस राउल्स लॉ की हम बात कर रहे हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। ऐसा सॉल्यूट होता है जो न डिसोसिएट होता है न ही एसोसिएट होता है। तो सॉल्यूशन लिखो या सॉल्वेंट लिखो, अंडरस्टूड है विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका आईयूपीसी रिप्रेजेंटेशन है बेटा डेल्टा पी, डेल्टा पी से लिखते हैं। देखो वेपर प्रेशर तो हमने 11th क्लास में यूनिट 5th में पढ़ा है बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर में। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना जरूरी है बेटा। जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया जाता है सॉल्यूशन या लिक्विड की सरफेस पे, जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है, वेपर लिक्विड में चेंज होता है, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं बेटा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वह वेपर प्रेशर कहलाता है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, यानी नेचर ऑफ लिक्विड बोलते हैं सब्सटेंस बेटा, जितना ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। और जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कुछ सरफेस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेते हैं बेटा। इसलिए सरफेस वेपराइजेशन के लिए कम होगी तो वेपर क्या बनेंगे? कम। वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। तो जितना वेपर प्रेशर कम होता है बेटा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉइल करने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आगे काम आएगा। तो
तो काफी हद तक तो इसको हम पढ़ चुके हैं। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 पार्ट होते हैं बेटा। पहला पार्ट कभी तो डेफिनेशन या कभी डेरिवेशन। तो इसका पहला पार्ट डेरिवेशन है, दूसरा पार्ट डेफिनेशन है, तीसरा पार्ट प्रूव करना है बेटा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और फोर्थ पार्ट है मोलर मास सोल्यूट का मालूम करना है इसके बेसिस पे। हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 पार्ट हैं। तो डेरिवेशन हम पहले बेटे पढ़ चुके हैं, इसके लिए आप हमारा 3rd लेक्चर देख सकते हैं। तो ए पार्ट है बेटा इसमें डेरिवेशन ऑफ डेल्टा पी का मतलब है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहां से हमने शुरू किया था बेटे, हेडिंग थी बेटे राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, P = P1 + P2। यहां से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट में हम कहां पूछे थे बेटा, x2 = P10 - P/P10। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर राइट हैंड साइड। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो इसके लिए आप हमारा 3rd लेक्चर देख सकते हैं बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा बेटा। बी है बेटा, बी पार्ट है डेफिनेशन बेटा। इसकी डेफिनेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बेटा, डेफिनेशन ऑफ डेल्टा पी। तो ध्यान से देखना बेटा, ये जो P10 - P/P10 है ये x2 के बराबर है बेटा, बिल्कुल है। इसको इक्वेशन 1 मान ले बेटा। और ये पूरी क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ये डेल्टा पी के बराबर है, इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं बेटा, = x2 बेटा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। और ध्यान से देखिए बेटे, और थोड़ा सा ध्यान से हम देखें बेटा, तो क्यों नहीं, डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, P10 - P/P10। लो बेटे, ये 3rd इक्वेशन बेटे यहाँ आपको बता दी है। और थोड़ा सा बेटे ध्यान दें, तो क्या होगा, डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा P1। बात ही की इक्वेशन तो ये बेसिकली तो ये। तो डेल्टा P1 क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P10 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। एक ही बात है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1.013 बार। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग की, इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो किसका रेशियो है बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये होगी बेटी डेफिनेशन। 3rd पार्ट है बेटा सी पार्ट बेटा, प्रूव करना है बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन का भी नाम दे सकते हैं, जो हैंडरिटन नोट्स आपको अपलोड करेंगे बेटा कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों में, जल्दी करेंगे बेटा, उसमें आपको हर चीज मिलेगी बेटा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ, प्रूव दैट या शो दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो वही लिखना है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल। लेकिन फिर भी बेटे पूरा लिखना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल। एग्जाम में आपको ऐसे लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कैसे पता लगा, क्योंकि डेल्टा पी x2 के बराबर है। x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूशन बेटा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव भी हो गया बेटा। ये तो वही हनुमान जी वाला काम हो गया है ना। जब हनुमान जी से पूछा भी आप जो राम है वो कितने आपको प्यारे लगते हैं, तो कहते हैं देखो जी, दिखा दिया बेटा, एक राम और एक सीता सीने में, उनके सीने में रहते थे। तो इसी तरह से समझाने के लिए बेटा ये प्रूव हो गया है बेटा। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको पहले ही बताया था मैंने कि कोई चीज किसके डायरेक्टली है, इनवर्सली है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये रटना नहीं है बेटा, ये इक्वेशन से क्लियर है बेटा।
इक्वेशन को ध्यान से समझना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम मोर देन 95% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं बेटा। ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, तो देख सकते हैं। लास्ट है बेटा ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में है बेटा, डिड्यूस या डिराइव मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नामक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास मालूम करो। ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। तो ध्यान से देखना कि हम क्या जानते हैं। हमारे पास एक छोटी सी बात है, इक्वेशन है बेटा P1 नोट माइनस P अपॉन P1 नोट। देखो बेटा हम बेटे कहता नहीं है, हम ये छोटी सी बात आती है बेटा इक्वेशन ये बेटा। और हम ये भी जानते हैं बेटा कि x2 किसके बराबर है, छोटी सी बात हम ये भी जानते हैं। तो ये बराबर है बेटा N2 अपॉन N1 प्लस N2। बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है बेटा, हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन की, जिसमें आपको बताया था सोल्यूट है वो नेग्लिजिबल होता है बेटा। जैसे मान लो 1 टन की पानी में 1 चीनी का दाना डाल दिया बेटा, कहने को तो सोल्यूट भी डाला है और सोलवेंट भी है, लेकिन उसको पियोगे तो मीठा थोड़ी होगा बेटा, क्योंकि सोल्यूट है वो नेग्लिजिबल है, एक नाम का है बेटा। तो यहाँ भी बेटे ध्यान दें, ये इक्वेशन होगी बेटा सेकंड बेटा। तो इसमें बेटे क्या होगा, N2 इज वेरी वेरी लेस बेटा एज कंपेयर टू N1, इसलिए N2 वो 0 हो जाएगा। N1 में 0 प्लस करेंगे तो आपको बताया N1 ही आएगा बेटा। तो यहाँ x2 आ गया बेटा N2 अपॉन N1। ये छोटी इक्वेशन हो रहा है बेटा, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो। और N2 हमें पता है 11th क्लास से ही मोल कंसेप्ट से, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, तो N2 किसके बराबर होगा W2 by M2 और N1 W1 by M1। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ N2 एंड N1 इक्वेशन थर्ड भी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो बेटा। तो अब हमें मिलेगा बेटा x2 बराबर है W2 अपॉन M2 बेटा अपॉन, एक बार मैं बायो स्टूडेंट के लिए ऐसे लिख रहा हूं बेटे, बाकी हम सीधा भी लिख सकते थे बेटा, लेकिन हम बायो वाले स्टूडेंट का बराबर बेटे ध्यान रखते हैं। W1 अपॉन M1, और ये बेटे M1 यहाँ आ जाएगा बेटा, और W1 बेटे यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा। ये इक्वेशन थी, छोटी छोटी इक्वेशन बेटा, बिल्कुल छोटी छोटी इक्वेशन, और छोटी इक्वेशन से एक बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। ये वैल्यू x2 की इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बेटा, तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही बेटे छोटी छोटी इक्वेशन बड़ी इक्वेशन बन जाती है। जैसे कई बार हमने सुना है भाई छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, है बेटा। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। कोई बड़ी बात नहीं होती बेटे, ध्यान रखना। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा x2 की इक्वेशन 1 में बेटा। तो देखो ध्यान से बेटा, P1 नोट माइनस P अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू x2 की जगह क्या लिखें बेटा, W2 इंटू M1 बेटा अपॉन M2 बेटा इंटू बेटा W1। तो ये आ गया बेटे अपना 6th इक्वेशन बेटा। और यदि हमें मोलर मास मालूम करना है तो इसको यहाँ ले आओ बेटा, मोलर मास यहाँ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो M2 किसके बराबर होगा बेटा, M2 यहाँ आ गया, W2 है बेटे वहाँ, M1 भी वहाँ है बेटा, W1 भी वहाँ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये P1 नोट माइनस P डिनोमिनेटर में आ जाएंगे बेटा, और P1 नोट न्यूमरेटर में बेटा। तो ये बेटा इक्वेशन आ गई जिस इक्वेशन की हमें तलाश थी बेटा। ये है क्वेश्चन था कि डिराइव। देखो सीबीएसई बोर्ड में कभी है बेटा इस टाइप से क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कि डिराइव करे, लेकिन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल दे देते हैं। अब जब न्यूमेरिकल देंगे तो डेरिवेशन तो आपको आना चाहिए बेटे, रटना तो है नहीं, तो 2 in 1 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हरियाणा बोर्ड में डेरिवेशन आता है जरूर बेटे।
और आने को तो सीबीएसई बोर्ड में वाले ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कि डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन कभी देखा नहीं है बेटा, न्यूमेरिकली देखा है। तो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। तो यहाँ क्या है बेटा, कोई भी इक्वेशन जब हम डिराइव करते हैं ना बेटा, या कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं, तो हमें बेटा जो भी टर्म यूज होती है वो लिखनी होती है बेटा, नहीं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। Vm2 क्या है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। P1 नोट क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में बेटा। P1 नोट माइनस P क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P1 से भी लिख सकते हैं, एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल के लिए बेटा अब अपने एनसीईआरटी बुक में देखें बेटा, एक एग्जाम्पल आपको बताया था बेटा, जो भी कोई न्यूमेरिकल का टॉपिक आएगा, एक या दो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, लास्ट में सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे बेटे जो 2008 से और 2020 तक हमारे सीबीएसई बोर्ड में आए हैं, जो अपनी बुक में है बेटा, बिल्कुल भरोसा रखना बेटा। तो यहाँ बेटा एनसीईआरटी बुक में है पेज नंबर 48 पे एग्जाम्पल 2.6, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। ध्यान से क्वेश्चन चाहे थ्योरी का है चाहे बेटा न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़ना है बेटा। वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार है। ये नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर नहीं बनते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो नए एसोसिएट होते हैं डिसोसिएट होता है, सॉलिड बेंजीन 0.5 ग्राम व्हेन एडिड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। ब्रैकेट में मोलर मास आपको बताया था बेटा मिलेगा 78 ग्राम पर मोल, फुल स्टॉप बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कोमा देन कोमा इज 0.845 बार। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया, पहले प्योर सॉल्वेंट का था बेटा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो इस जैसे इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा बेटा कि बेंजीन तो यहाँ क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर दे रखा है बेटा, सॉल्यूशन का भी दे रखा है, मोलर मास जो बेंजीन है उसका मोलर मास दे रखा है बेटा, सॉल्यूट के बारे में हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन उसका गिवन मास दिया हुआ है बेटा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम आराम से M2 मालूम कर सकते हैं। W2 तो यह है 0.5 बिल्कुल बेटा, इनटू M1 कितना है बेटा, बेंजीन का 78 है बेटा सॉल्वेंट। P1 नोट कितना है बेटा 0.850, और ये भी याद रखना बेटा कि P1 नोट P से ज्यादा होता है, P1 नहीं भी ध्यान रहे ना बेटा कि कौन सा इसमें सॉल्वेंट है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन का है, तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं बात कि P1 नोट ज्यादा होता है P से बेटा, तो ज्यादा वैल्यू होगी वो प्योर सॉल्वेंट की होगी, कम होगी वो सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की होगी। कॉमन सेंस बहुत काम आती है लाइफ में बेटे। W1 कितना है 39.0 का मतलब 39 होता है, और P1 नोट कितना है बेटा 0.850, और ये कितना है बेटा सॉल्यूशन का 0.845। इसमें से माइनस करेंगे 0.005 आएगा बेटा, और यूनिट लिखना है भूले नहीं तो आप मार्क्स से आपके रिड्यूस हो जाएंगे बेटा। तो ये जैसे 0.55 बैठे नहीं तो आपको बताइए बेटा, तो यहाँ हम तो मालूम करेंगे तो 170 ग्राम पर मोल आएगा बेटा। तो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में, कोई न्यूमेरिकल कैसे करना है, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन आती है वो कैसे करनी है बेटा, उसके लिए आप वीडियो 1 देख सकते हैं बेटा। 50% आपकी प्रॉब्लम वीडियो 1 देखते ही सोल्व हो जाएंगी। तो यहाँ बेटा अभी हाफ मार्क्स तो किसका मिला बेटे, हमें फार्मूला लिखने का, हाफ मार्क्स हमें यूनिट लिखने का, और 1.5 मार्क्स ये सोल्व करने का कैलकुलेशन का बेटे, और हाफ मार्क्स रह गया बेटे 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, तो हेंस लिखना है बेटे, हेंस मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 170 ग्राम पर मोल। ये तरीका है बेटा न्यूमेरिकल करने का, ठीक है बेटा। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम जिक्र कर रहे हैं बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा वो है बेटा एलिवेशन बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का कहो या सॉल्यूशन कंटेनिंग
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। अंडरस्टूड है बेटा, हमने प्योर नहीं लिखा, हमने सोलवेंट लिखा है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है बेटा, या सॉल्यूशन लिख सकते हैं बेटा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, जब तक एलिवेशन का हमें मीनिंग समझ में नहीं आएगा बेटे हम इसको नहीं पढ़ सकते बेटे। तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, राइज बेटा, हाँ ये लिख सकते हैं बेटा, इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इनहेंस, ये ध्यान रखना बेटा, यही चीजें सीखनी है बेटा, कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे बेटा, हाँ ये है, कुछ भी इनमें से पूछ सकते हैं बेटा आपसे। अब मान लो ये कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब आपने रटा हुआ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन आ जाता है राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप तो नंबर यहाँ लगाओगे कि सर ने तो हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करवाया था, राइज तो लिखा ही नहीं कभी, तो ये ध्यान रखना। तो ये है कि सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, तो कब सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बेटा, जब उस सोलवेंट में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है, तो ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा ताकि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm या 1.013 बार के बराबर हो जाए। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ सकते हैं हम, 7th 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर 1 एटमॉस्फेयर लिख देंगे तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, 1 बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, ये हम स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, यूनिट 5th स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ बात करते हैं बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह से चार बातें होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एक डेफिनेशन, एक डेरिवेशन, एक प्रूव करना है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और एक बेटा मोलर मास मालूम करना है। तो यहाँ बेटे हम बात कर सकते हैं ए बेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डेल्टा टीबी। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें डायग्राम याद रखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। देखो बेटा, दिस इज टेम्परेचर केल्विन में बेटा, एंड दिस इज बेटे वेपर प्रेशर बेटा, ये वेपर प्रेशर है बेटा, प्रेशर बेटा, और बेटा ये है बेटा 1.013 बार, 25 भी होता है लेकिन इतना ही लिखते हैं बेटा, या बेटा 1 atm इसके बराबर होता है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm बराबर है 1.013 बार के बराबर होता है। एक तो बेटा यहां बॉइल हुआ और एक हुआ बेटा यहां, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सोलवेंट का या प्योर सोलवेंट का, तो ज्यादा तो बेटा उस सोलवेंट का होगा जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है। तो इसको लिखते हैं बेटा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का या सोलवेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये बेटे क्या है, प्योर सोलवेंट। तो यहां लिखना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, जैसे बुक में सोलवेंट लिखा हुआ है आप प्योर लिखो बेटा, प्योर सोलवेंट, कोई बात नहीं बेटा। और ये बेटा सॉल्यूशन का या सोलवेंट का लिख दो, हाँ लो भाई, और ये प्योर सोलवेंट का बेटा, प्योर बेटा, इसमें कोई सोल्यूट नहीं, कुछ भी नहीं, खाली सोलवेंट सोलवेंट बेटा। और दोनों में जो डिफरेंस है बेटा, ये अपना क्या कहलाते हैं बेटा, डेल्टा टीबी। तो किसके बराबर होगा बेटा, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे बेटा, तो डेल्टा टीबी यहां लिख दो बेटा, डेल्टा टीबी बराबर होगा बेटा टीबी माइनस टीबी नोट बेटा। तो यहां से डेफिनेशन आएगी बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। तो क्या डेफिनेशन की, इट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट।
और इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसी तरह से भी डिफाइन कर दो। तो दिस इज डेफिनेशन। फिर है बेटा डेरिवेशन। बेटा डेरिवेशन बेटा ये जो नोट्स हम अपलोड करेंगे बेटा उसमें सारी बातें आपको मिलेंगी जो यहाँ बता रहे हैं। फॉर ideal solution, it has been found experimentally that elevation of boiling point of solvent is directly proportional to molar concentration of solute in solution। यानी एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलेलिटी बेटा, मोलर कंसंट्रेशन, मोलेलिटी। ध्यान से देखो, जो वर्ड्स में बात की है बेटा वो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम मोलेलिटी। ओके बेटा, कभी भी इक्वेशन में ये अच्छा नहीं लगता बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन बेटा। इसकी जगह क्या आएगा? यहां आएगा केबी इनटू एम बेटा। कोई ना बेटा इक्वेशन 1 होगी, ये 2 होगी, नेम दे दो, क्या बात है। तो ये आ गया बेटा, ये डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट, तीनों नाम याद रखने हैं अपनी बुक में है। और स्मॉल एम क्या है? मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से बेटे ध्यान से देखें आप, और क्या होगा बेटा? केबी के बारे में थोड़ा जान ले बेटा। तो केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम बेटा। यूनिट की बात करें तो बिल्कुल करते हैं बेटा। डेल्टा टीबी क्या है? टेम्परेचर बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट केल्विन, और ये क्या होती है? मोल पर केजी बेटा, मोलरिटी की यूनिट बेटा। तो बेटा केबी की यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये एक छोटी सी बात, यूनिट कभी पूछे नहीं हम बता देंगे बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ केबी। कोई भी कांस्टेंट आया है बेटा तो उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा, ठीक है? उसको डिफाइन करते हैं बेटा। तो केबी को कैसे डिफाइन करें? देखो ध्यान से बेटा, हम क्या जानते हैं बेटा? डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम बेटा। ओके बेटा, इफ एम यदि हम 1 ले लें बेटा तो क्या होगा? मोलरिटी सॉल्यूशन गिवन लेते हैं तो बेटा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी हो जाएगा। तो यहां से डेफिनेशन आएगी, इट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 और इट इज इक्वल टू elevation of boiling point when 1 mole of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। एक बात है, कोई फर्क नहीं है बेटा। तो ये डेफिनेशन भी होगी केबी की और इसकी यूनिट भी होगी बेटा। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? प्रूव करो बेटा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, सी बेटा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा नोट्स में बेटा कि प्रूव और शो दैट elevation of boiling point is a colligative property। तो आंसर है because it depends on number of mole of solute particle। कंप्लीट लिखें बेटा, elevation of boiling point is a colligative property because it depends on number of mole of solute particle। क्लियर बेटा? ऐसे कोई भी आ जाए बेटा, रिलेटिव लोडिंग क्यों है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, आगे बढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्यों है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है, आंसर सिंपल है। लास्ट बेटा, लास्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा बेटा कि डिड्यूस या डिराइव या मेजर या कैलकुलेट या फाइंड आउट या लोकेट, एक ही बात है बेटा। मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूजिंग या इन टर्म ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उसके संदर्भ में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास या मोलिकुलर मास मालूम करो। बिल्कुल कर देंगे बेटा। हम क्या जानते हैं? छोटी सी बात बेटा, हम तो छोटी बात जाना मुझे। डेल्टा टीबी किसके बराबर है बेटा? केबी इंटू एम।
इसको फिर इक्वेशन 1 का नाम दे दो। और हम क्या जानते हैं बेटा, हम छोटी सी बात ये भी जानते हैं, मोलरिटी W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1 बेटा। लो बेटा, ये वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल m मोलरिटी इन इक्वेशन 1 भी है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो बेटा क्या मिलेगा, ये भी तो है ही, इसकी जगह लिख देंगे W2 इंटू 1000 बेटा अपॉन M2 इंटू W1 बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। अब हमें मालूम क्या करना है बेटा, मालूम तो हमने M2 करना है बेटा, तो M2 को यहाँ ले आओ, ठीक है बेटा। तो बोर्ड पर तीसरा और बेटा M2 को यहाँ ले, डेल्टा टीवी को यहाँ, लेकिन दोबारा फिर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है बेटा। M2 इज इक्वल टू KB बेटा इंटू W2 बेटा, इसको इक्वेशन 3 लिख दो, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा लगेगा। 1000 बेटा अपॉन डेल्टा टीवी इंटू W1। लो बेटा, ये इक्वेशन हमारी 4 हो गई। अब डेल्टा टीवी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें बेटा, तो टीवी इंटू टीवी नोट बेटा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो M2 कैसे आएगा बेटा, KB इंटू W2 इंटू 1000 बेटा, और डेल्टा टीवी की जगह लिखें बेटा TB माइनस TB नोट स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिख दो, अच्छा लगता है, इंटू W1। तो ये होगी छोटी सी बात बेटा, इक्वेशन हमारी जो क्वेश्चन हमारा था बेटा, हम वहां तक पहुंच गए हैं। ग्राम पर मोल लिखना है बोले बेटा, यूनिट तो लिखते ही है भाई, फिर उसको जो टर्म है उसको वेरी स्पेसिफाई करना होता है बेटा कि वेयर M2 क्या है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दिया, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट या गिवन मास सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होता है। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। TB नोट क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। W1 क्या है बेटा, मास या गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। ठीक है बेटा, सारी चीजें हमें न्यूमेरिकल आसान क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि फार्मूला हमें याद है बेटा। तो न्यूमेरिकल में फार्मूले में जो भी टर्म यूज होती है वो सारी गिवन होती है बेटा, एक को छोड़कर जो मालूम करनी है। हाँ, बस एक वाटर का ध्यान रखना होता है कि सॉल्वेंट वाटर की कोई न्यूमेरिकल ऐसा आएगा ना बेटा कि जिसमें वाटर सॉल्वेंट है, न तो उसका मोलर मास मिलेगा, न आपको उसकी डेंसिटी मिलेगी, न आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, न वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, न उसका वेपर प्रेशर मिलेगा बेटा। वो हमें ध्यान रखना है बेटा, और किसी का ध्यान नहीं रखना बेटा, ठीक है। तो वाटर का बेटा मोलर मास क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल, डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन। वाटर का वेपर प्रेशर बेटा कभी कभी 760 mm की जरूरत पड़ती है, कभी 760 टोर बेटा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी बेटा 180 m, कभी 1.013 बार, कभी 1.013 × 10⁵ पास्कल, कभी 10⁵ पास्कल। ये में ध्यान रखना है। वाटर के बारे में सारी बातें बेटे याद रखनी, कभी नहीं आएंगी, यूनिवर्सल है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, तो उसमें तो बेटे बात ही है। देखो तो यहाँ बेटे एक हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं बेटा, अपनी एनसीईआरटी बुक में है जैसे, उसके बाद बार बार आपको कहते हैं सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे बेटा। पेज नंबर 50 पे है एनसीईआरटी बुक है अपनी, ये एग्जाम्पल 2.8। स्टेटमेंट क्या है बेटा, थ्योरी की स्टेटमेंट है जो न्यूमेरिकल की, बहुत रिलैक्स, लाइफ में रिलैक्स रहोगे उतना ही बेटे कूल रहोगे ना बेटा, जितना पेशेंस रखोगे उतना ही सक्सेस की ज्यादा संभावना रहेगी। जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to, increased to, elevated to, enhanced to, accelerated to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilogram per mole. क्या दिक्कत है? सारी चीजें रखी हैं बेटा, इसको हम पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा भाई। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया भी हमें नहीं पता बेंजीन क्या है,
फिर हमने देखा कि बेंजीन के अंदर 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया है 90 ग्राम बेंजीन में, तो इसका मतलब जो डिजोल्व हुआ है वो तो क्या है, सोल्यूट जिसने डिजोल्व किया है वो सॉल्वेंट है बेटा, तो बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट है बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट इज रीच टू, बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया बेटा। तो इतना कब हुआ बेटा, जब हमने ये डाला बेटा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा ये, और पहले किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। ये ऐसे ध्यान रखना बेटा कि टीबी डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नोट, तो ज्यादा किसका होगा सॉल्यूशन का और कम किसका होगा प्योर सॉल्वेंट का। थोड़ी कॉमन सेंस है बेटा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताया ना, M2 बेटा केबी की वैल्यू दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बेटा बहुत रिलैक्स वे में बेटा, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो क्वेश्चन पढ़ने का उसके अंदर समय होता है बेटा, आंसर देने का नहीं होता। तो केबी की वैल्यू दे रखी है 2.53, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बेंजीन की वैल्यू याद कर लेना, केबी के लिए 4 ऑप्शन आ सकते हैं, इनटू W2 कितना है बेटा 1.80, 1000 फार्मूले में है बेटा, बहुत अच्छे। टीबी कितना है बेटा 354.11, और ये कितना है बेटा टीबी नोट 353.23 बेटा, बहुत अच्छे बेटा। और W1 कितना है बेटा 90, यूनिट लिखना है मिलीग्राम पर मोल, इसको हम सोल्व करते हैं ना बेटा, तो ये 58 ग्राम पर मोल आएगा। तो वैसे भी कितना आता है बेटा 57.5 आता है ग्राम पर मोल, राउंडिंग ऑफ कर दिया बेटा, ये 5 से पहले क्या है बेटा ओड है, यानी यहाँ तक हमें लेना है, जैसे हमने यहाँ तक समझा दी थी समझाने के लिए, हमने ये यहाँ तक लेना है बेटा। इसके बाद ये 5 है तो यदि 5 से ज्यादा होता है ना बेटा तो इंक्रीज बाई 1, 5 से कम है तो नो चेंज, और 5 है और 5 से पहले ओड नंबर है बेटा, 7 ओड है बेटा, तो इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा, इसलिए ये है राउंडिंग ऑफ रूल बोलना हमने 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा। तो ये है कोई बात नहीं, 57.5 भी सही है, 58 भी सही है, और ये फिर हेंस लिख देंगे बेटा, आपको बताइए हेंस मोलर मास हाफ मार्क्स के लिए ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी बातें हैं बेटा, बात कोई बड़ी नहीं होती, हम उसको खाम बड़ा बना देते हैं बिना किसी वजह के। क्लियर बेटा, तो ये बेटा सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। इस जैसी है बेटा, ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। डिप्रेशन बेटा, तो डिप्रेशन का मतलब उदास होना है, लो मूड बेटा है, और डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज भी है, डिक्रीज आएगा बेटा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, तो बॉइलिंग की जगह फ्रीजिंग हो जाएगा बेटा, और सॉल्वेंट की जगह सॉल्वेंट ही रहेगा, इसको डेल्टा TF से लिखते हैं। तो बेटा डिप्रेशन को समझना बेटा, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज, लोअर, रिड्यूस, और कोई वर्ड है तो वो भी देख लेना, कुछ भी आ जाए, डिक्रीज आ जाए, लोअर आ जाए, रिड्यूस आ जाए, एक ही बात है, डिमिनिश आ जाए, डिमिनिश, ये याद रखना, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डिमिनिश आ जाए, वही 4 बातें बेटा, डेफिनेशन, डेरिवेशन, प्रूव करो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मोलर मास मालूम करो। थोड़ा सा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना जरूरी है बेटा। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस in its liquid phase is equal to vapor pressure in its solid state is known as freezing point। यानी जब लिक्विड का सॉलिड बनता है, लिक्विड का सॉलिड बनता है तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज हो गया बेटा। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का, एक सब्सटेंस के लिक्विड का वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस के सॉलिड के बराबर हो बेटा, तब हम कहेंगे वो क्या हो गया है, फ्रीज। तो जितना वेपर प्रेशर कम होगा बेटा उतना ही लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे फ्रीज होगा बेटा। तो वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली होता है, और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है बेटा, इनवर्सली। ये पॉइंट नोट किया जाए बेटा। तो यहाँ फिर वही बात आएगी, फिर पहले डेफिनेशन की बेटा, तो ए तो है, ए आने के बाद है बेटा डेफिनेशन किसकी बेटा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बेटा। ध्यान से देखना डायग्राम को,
ये टेम्परेचर है बेटा यानी फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में, और ये बेटा वेपर प्रेशर है बेटा, और ये है बेटे फ्रोजन सोलवेंट, जहां फ्रोजन सोलवेंट बोलते हैं बेटा। यहाँ फ्रीज होगा बेटे कोई भी सोलवेंट या सोल्यूशन है बेटा। एक तो फ्रीज यहाँ हुआ और दूसरा फ्रीज यहाँ हुआ, एक ये बेटे और एक ये। प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसलिए TF नोट यहाँ लिखा है, और TF सोलवेंट या सोल्यूशन का कम होगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बेटा दैट इज बेटा डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है TF। तो ये हो जाएगा बेटा TF नोट माइनस TF। तो डेफिनेशन क्या होगी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की? इट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन या सोलवेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक ही बात है। तो दिस इज डेफिनेशन। बी क्या है बेटा? डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टीवी। उसी तरह से आपको नोट्स में मिलेगा बेटा सारी चीजें। For ideal solution, it has been found experimentally that depression of freezing point of solvent is directly proportional to molar concentration या molality of solution या molar concentration of solute in solution। एक बात है तो जो हमने वर्ड्स में कहा है बेटा मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M है बेटा। ये कभी भी इक्वेशन में अच्छा नहीं लगता बेटा, इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट है बेटा KF एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYOSCOPIC। तीनों नाम याद रखने, तीनों अपनी बुक में कोई भी नाम आ सकता है। कभी डेफिनेशन आती है डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कभी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, कभी किसी नाम से आती है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है, ठीक है? तो कोई बिल्कुल नहीं बनाना बेटा। फिर उसी तरह से KF आया है तो उसको थोड़ा सा दुनिया में कोई चीज आई तो थोड़ा डिफाइन भी करते हैं, दो वर्ड बोलते हैं उसके बारे में। तो KF वही रहेगा डेल्टा TF अपॉन M बेटा। तो यूनिट की बात करें तो वही ये केल्विन है बेटा और ये मोल पर केजी है बेटा। तो यूनिट KF की क्या हो जाएगी बेटा? केल्विन किलोग्राम पर मोल बेटा। यस, केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेफिनेशन उसी तरह से बेटा यदि M1 होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। M1 होगा तो क्या होगा? इट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 या व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड या प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक बात है। फिर बात सी बेटा, प्रूव करो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो प्रूव हो गया बेटा, क्योंकि डेल्टा TF तो हम के डायरेक्टली हम क्या है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट। और डेल्टा TF बराबर है M लिख दिया तो हनुमान जी वाली बात होगी, प्रूव करके दिखा दिया आप लोगों ने, ठीक है? फिर लास्ट है बेटा D, कैलकुलेट या डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बेटा। बहुत आसान है बेटा। तो हम क्या जानते हैं? फिर वही छोटी बात बेटा कि डेल्टा TF किसके बराबर है? KF इंटू M बेटा। ये छोटी सी इक्वेशन हमें पता है बेटा। M किसके बराबर है बेटा? मोलरिटी W2 इंटू 1000 अपॉन बेटा M2 इंटू W1। तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 वाली इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बेटा। तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा बेटा? KF इंटू W2 इंटू 1000 बेटा अपॉन M2 इंटू W1। ये छोटी सी बात आ गई बेटा। M2 में इंटरेस्टेड है बेटा तो कोई बात नहीं बेटा। M2 में इंटरेस्टेड हैं तो M2 को यहां ले आओ। KF इंटू W2 इंटू 1000 बेटा अपॉन डेल्टा TF इंटू बेटा W1। लो
इक्वेशन आ गई 4 है बेटा। डेल्टा टी को थोड़ा एक्सपेंड कर दो, मॉडिफाई कर दो बेटा, तो कर देंगे बेटा m2 इज इक्वल टू kf इंटू w2 इंटू 1000 बेटा अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर करते हैं, डेफिनेशन में दिया था tf नोट बेटा माइनस tf इंटू बेटा w1 और यूनिट से बेटा लिख देंगे भाई ग्राम पर मोल बेटा, ये यूनिट होगी बेटा ग्राम पर मोल। अब इसी तरह से बेटा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो सारी वैल्यू दी हुई होगी बेटा, कोई भी इक्वेशन जैसे डेरिवेशन आपको बताया था बेटा सीबीएसई बोर्ड में तो कम ही आती है बेटा, कभी देखा नहीं है मैंने, लेकिन देखो याद तो करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए बेटा, आ जाए तो हम लिख देंगे बेटा। कोई भी इक्वेशन हमसे पूछी जाती है डिराइव करने के लिए कहते हैं बेटा, तो हमें बताना होता है बेटा m2 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, kf क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, w2 क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, TF नोट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेटा, W1 क्या है मास या गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट। ये तो बार बार जिक्र करते हैं मास या गिवन मास, जैसे बेटे 5 ग्राम अन्य शील डाला हमने समझाने के लिए, तो अन्य शील का मोलर मास तो कितना है 58.5 ग्राम पर मोल, 5 ग्राम मैंने डाला, आपने 10 ग्राम डाला और किसी ने 15 ग्राम डाला, वो 5, 10, 15 ग्राम क्या है गिवन मास है, कितने डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं बेटा, तो देखो बेटा ये पेज नंबर एनसीईआरटी का 52 बेटा एग्जांपल 2.10, ध्यान से पढ़ना है, थ्योरी का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का बेटा, बार बार कहते हैं आपको 1.00 ग्राम, ध्यान से पढ़ना कहते 100 पढ़ जाओगे, 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ध्यान नहीं देते उस समय, आगे पीछे देखने के चक्कर में 1.0 को 100 पर लिया कर आके शिफ्ट करते, फिर शिफ्ट करो बेटा गई बात, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी गलती कोई नहीं करे बेटा जो हमारे लिए पूरी लाइफ नासुर बन जाए वो, क्योंकि एक एक नंबर की बात है बेटा, एक नंबर से लाइफ चेंज होती है। तो 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द या डिप्रेस्ड द या रिड्यूस्ड द या डिमिनिश्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन, ध्यान से देखना बेटा, तो ये जो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई दे रखा है बेटा, दिस इज डेल्टा टीएफ। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया 50 ग्राम बेंजीन में, तो बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, तो उसका जो डेल्टा टीएफ आया वो 0.40 केल्विन आया है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF है वो दे रखा है बेटा, मोलर मास पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तो ध्यान देना बेटा KF कितना है 5.12, W2 कितना है बेटा 1000 फार्मूले में है बेटा, TF नोट माइनस डेल्टा TF दे दिया बेटा, बहुत अच्छा किया, माइनस नहीं करना पड़ेगा बेटा, और W1 कितना है बेटा 50 है बेटा 50 बेटा ग्राम पर मोल, वही यूनिट बेटा ये वाली, तो ये आ गया बेटा 256 बेटा 256 ग्राम पर मोल, हैंस लिखना नहीं भूलें बेटा, हाँ बार बार कहते हैं, ये तो हाफ मार्क्स चला जाएगा, ये तो वही होगा ना बेटा कि हम अगले को क्रॉस के मार्क्स दे रहे हैं कि भाई हमारे मार्क्स आपने कम करने ही करने, ऐसा मत करना, ठीक है, ये तो हम हैंस लिखेंगे, ये तो हाफ मार्क्स चला जाएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी हाफ मार्क्स चला जाएगा, कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपने नहीं की बेटा तो भी आपके 1.5 मार्क्स ले जाएंगे, और फार्मूला नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स और चला जाएगा, मतलब 3 के 3 नंबर चले जाएंगे, ये ध्यान रखना हर न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है। अब इसकी हम एप्लीकेशन का जिक्र करें बेटा, तो रोड के ऊपर जब बर्फ इकट्ठी हो जाती है बेटा तो अन्य शील का यूज करते हैं, क्योंकि अन्य शील क्या है बेटा डी आइसिंग सब्सटेंस है बेटा, जो आइस को वाटर को फ्रीज नहीं होने देता बेटा, तो आइस रिमूव कर देते हैं, तो डी एंटी फ्रीज सब्सटेंस बोलते हैं, एंटी फ्रीज सब्सटेंस या डी आइसिंग सब्सटेंस। ऐसे ही जो गाड़ियां होती हैं उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, वो भी एंटी फ्रीज सब्सटेंस का काम करता है, डी आइसिंग सब्सटेंस का काम करता है।
वाटर को फ्रीज नहीं होने देता। एक छोटी सी विशेष बात और है बेटे, कई बार क्या होता है बेटा कि डेल्टा टीएफ है मान लो, इसकी वैल्यू कई बार जैसे मान लो 0.30 डिग्री सेल्सियस आ जाए बेटा, और हमने यहाँ केल्विन में लेना है, तो ये बेटे आप इसको केल्विन नहीं समझना बेटा, क्योंकि दो चीजों का डिफरेंस है ये। जैसे आपको समझाएं बेटा, डेल्टा टीएफ है जैसे मान लो बेटा 274 माइनस 273, ये केल्विन में दिया हुआ है, जैसे मान लो केल्विन, तो ये आ गया कितना 1 केल्विन, और 274 केल्विन किसके बराबर होते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 27 केल्विन के बराबर, और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर। तो इसमें से ये माइनस करें तो 1 माइनस 0 भी वही आएगा बेटा, ध्यान रखना बेटा। हाँ, 1 माइनस 0 बराबर है 1 डिग्री सेल्सियस, और ये 1 केल्विन। तो इसको कहीं आप इसको 273 ऐड करने लग जाओ बेटा, ये मिस्टेक कभी मत करना बेटा। अगर डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी भी ऐसे होता है तो डिग्री सेल्सियस हो तो भी वो केल्विन ही है, यानी यहाँ 0.3 डिग्री सेल्सियस बराबर है 0.3 केल्विन। डिफरेंस जब होता है तो भाई चीज सेम वही तो है बेटा, सेम हमने वो ऐड कर दी बेटे, 1 में 273 ऐड करेंगे, 0 में 273 ऐड करेंगे, तो डिफरेंस तो वही आना है। तो ये बातें बेटे याद रखना। तो आशा है बेटे आप बच्चों को आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करें।